हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन अड्डा। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को पर्यावरण का सेशन रहेगा हमारा। ये सेशन रहेगा हमारा एमपी टेट, सी टेट या रीट या कोई भी टेट हो, उसके लिए ये पर्यावरण की क्लास रहेगी, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। तो हम प्रदूषण के बारे में आज पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो चलिए हम हमारा टॉपिक शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारी वीडियो। देखिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक है पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। इसको क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं स्पेशल, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। हैंड रिटन नोट्स हैं और काफ़ी अच्छा मटेरियल इसमें मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रदूषण के बारे में। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी टेट का एग्ज़ाम हो, तो उसमें से 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा मटेरियल मैं ढूंढ के लाई हूँ पॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए हम शुरू करेंगे। पॉल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण के बारे में हमें समझने के लिए देखिए, जैसे कि डेफिनेशन में दिया है कि हमारे वातावरण में, एक सेकेंड, अब सही है। जैसा कि दिया है कि हमारे वातावरण में किसी हानिकारक अथवा अनावश्यक पदार्थ के प्रवेश को प्रदूषण कहते हैं। यानी जो हमारा आसपास के चारों ओर का जो वातावरण है, उसमें कोई भी हानिकारक कहें या अनावश्यक, यानी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो पदार्थ आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है? पॉल्यूशन का रूप ले लेता है। तो वो क्या हो जाएगा? पॉल्यूशन। जैसा कि डेफिनेशन में एक किताबी भाषा में लिखा हुआ है कि हमारे वातावरण में किसी हानिकारक अथवा अनावश्यक पदार्थ के प्रवेश को क्या कहते हैं? पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है ये परिभाषा। चलिए, थोड़ा ज़्यादा पतला हो रहा था तो दिखाई नहीं देने की प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। तो ये कोटेशन हो रही है, एक तरह से ये परिभाषा हो रही है कि पर्यावरण की अगर परिभाषा है तो हमारे वातावरण में किसी हानिकारक अथवा अनावश्यक पदार्थ के प्रवेश को क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। आगे देखिए इसके बारे में क्या बात की गई है। देखिए, एक सेकेंड, यस। जैसे कि दिया है कि वातावरण में होने वाले अनावश्यक भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन अथवा जैविक परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। देखिए, एक दूसरी भाषा में हम कहें तो, दूसरी लैंग्वेज में प्रस्तुत की गई है एक और परिभाषा हो सकती है ये, कि वातावरण में होने वाले अनावश्यक, यानी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भौतिक परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन या फिर जैविक परिवर्तन, जो भी जिनकी ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक रूप से जो हो जाते हैं, यानी भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और जैविक परिवर्तन, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रदूषण का रूप है। अब जैसे कि आपको वायु प्रदूषण की बात की जाए तो इसमें एयर कंपोजन में क्या क्या, कौन कौन सी गैसें मिली हुई होती हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब देखिए इसके बारे में बात की जा रही है वायु प्रदूषण। ठीक है, एयर कंपोजिशन। अब इसमें देखिए, वायुमंडल में जो हमारी वायुमंडल है उसमें कई प्रकार की गैसें होती हैं। तो जैसे कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी कई सारी गैसें हैं। तो हम उनके बारे में चर्चा करेंगे कि वायुमंडल में कौन सी गैस कितने % पाई जाती है, या किसका कितना भाग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे N2 यानी नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन है ये, N2 का मतलब यहाँ। ठीक है, नाइट्रोजन पाई जाती है हमारे वायुमंडल में 78%, ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी हमारी 0.03% या 0.04% भी कह सकते हैं, और ऑर्गन हो जाएगी 0.9%, और अदर जितनी भी गैसें हैं 0.06%। तो देख लीजिए, आप लोगों को पता होगा, नाइट्रोजन सभी को पता है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और कई एग्जाम में या कई बुक्स में ऐसे 0.04 भी मिल जाता है, और ऑर्गन 0.9 और अदर 0.6। तो देखिए, वायु प्रदूषण में ये इतनी जो हमारा वायुमंडल है उसमें इतनी सारी गैसें घूमती हुई होती हैं। अब हम बात करेंगे इसके आगे की। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि प्रमुख वायु प्रदूषक कारक निम्न है। जो वायु प्रदूषक हैं, यानी कौन कौन से जो वायु प्रदूषण की बात हो रही है, सबसे पहले हम वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वायु प्रदूषण में कौन कौन से कारक हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जिनसे कि प्रदूषण फैलता है। तो ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो हो जाएगा
कारक हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन के ऑक्साइड। कार्बन के ऑक्साइड की हम बात करें तो कार्बन के कौन कौन से ऑक्साइड है जिनसे वायु प्रदूषण होता है। तो देखिए कार्बन के 2 ऑक्साइडों के नाम यहाँ दिए गए हैं। एक तो CO2, ये हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सभी को पता है। और एक CO है, इसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड के लिए O2 बना दिया मैंने। ठीक है, CO लिखा है तो इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन के ऑक्साइड हैं, ये प्रमुख रूप से वायु प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे कि इनके स्रोत क्या हो जाएंगे, वाहन, कल कारखाने, लकड़ी के कोयले का जलना, धूम्रपान, कोयले का जलना इत्यादि। ठीक है, क्या स्रोत हो जाएंगे इसके, वाहन और कल कारखाने से जो धुआं निकलता है उनसे, और लकड़ी के कोयले का जलना, धूम्रपान, कोयले का जलना इत्यादि, ये क्या हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इनके जलने से क्या निकलता है, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या कि वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो अब हम इसके दुष्प्रभाव के बारे में बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके दुष्प्रभाव के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो इसके दुष्प्रभाव में हो जाएगा हमारा सिर दर्द है, बेचैनी है, रक्त तथा हृदय संबंधित रोग हो जाते हैं। ठीक है, कि कार्बन के जो भी ऑक्साइड हैं उनसे वायु प्रदूषण से कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं। तो देखिए सिर दर्द, बेचैनी, रक्त तथा हृदय संबंधित रोग हो जाते हैं। अब देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि रक्त में 1% मिलीलीटर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा घातक होती है। अगर रक्त में 1% भी अगर CO की मात्रा आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा घातक होती है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन जो हमारा रक्त होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसमें, तो हीमोग्लोबिन से क्रिया करके HbCO2 यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, जो शरीर के लिए घातक होती है, जिससे व्यक्ति की क्या मृत्यु हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा कि शरीर के लिए रक्त में 1% मिलीलीटर अगर CO की मात्रा हो जाती है तो वो शरीर के लिए क्या होगी, घातक होगी, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे हमारा देखिए, अब हम बात करेंगे सल्फर के ऑक्साइड। ठीक है, हमने अभी कार्बन के ऑक्साइड की बात कर ली, अब सेकंड रहेगा हमारा सल्फर के ऑक्साइड। तो सल्फर के कौन कौन से ऑक्साइड हैं जिनसे वायु प्रदूषण होता है। तो देखिए SO2 और SO3। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर के ऑक्साइड हो जाएंगे। ठीक है, SO2 SO3। तो ये इनसे क्या, इनसे भी वायु प्रदूषण होता है। तो इनके स्रोत हम जान लेंगे। इनके स्रोत होंगे ज्वालामुखी, यानी जो भी प्राकृतिक स्रोत हैं, वाहन, कल कारखाने, तेल शोधन कारखाने इत्यादि। तो ये क्या हो जाएंगे, सल्फर के ऑक्साइड के स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके दुष्प्रभाव जानेंगे हम कि इसके क्या दुष्प्रभाव हैं। इसके दुष्प्रभाव के बारे में बात की गई है। किसके दुष्प्रभाव हैं ये, सल्फर के ऑक्साइड के। ठीक है, तो इसमें हो जाएंगे गले में खराश होना, चिड़चिड़ापन होना, मुंह सूखना आदि, ये ठीक हो जाएंगे हमारे दुष्प्रभाव। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, स्टार बना हुआ है कि सल्फर के ऑक्साइड SO2 SO3 की अधिकता से अम्ल वर्षा होती है। तो ठीक है, सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूँ कि जो भी सल्फर के ऑक्साइड है SO2 और SO3, इनसे क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, ये इसके दुष्प्रभाव की बात हो गई। अब हम देखिए इसमें बताएंगे आपको, एक सेकेंड। यस, अब देखिए इसमें एक समीकरण बना हुआ है H2O और H2SO3 बनाते हैं, जो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, और H2O के साथ SO3 मिल जाता है तो H2SO4, ये भी एक सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल के उदाहरण हो जाएंगे जिनसे क्या अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे इसमें दिया है कि H2SO4 को गंधक का तेजाब कहते हैं। H2SO4 को क्या कहते हैं, गंधक का तेजाब कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो वन लाइन में दिए हुए होते हैं, तो इनको मैं साथ साथ में ही करवाती जा रही हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात, एक सेकेंड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात की जा रही है। हमने सल्फर के ऑक्साइड पढ़ लिए, कार्बन के ऑक्साइड पढ़ लिया, अब हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन से हैं, NO2 N2O। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, तो ये हो जाएंगे हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब इनके स्रोत हम पढ़ेंगे तो कल कारखाने, वाहन, रासायनिक खाद वगैरह, ये सब हो जाएंगे हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, अब इसके भी दुष्प्रभाव की बात करें अगर हम, तो इसके दुष्प्रभाव हमारे हो जाएंगे, एक सेकेंड, यस अब सही है। इसके दुष्प्रभाव की बात करेंगे कि जुकाम के समान लक्षण हो जाते हैं इसमें। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के दुष्प्रभाव क्या होंगे कि जुकाम के समान लक्षण होते हैं, और आँखों व नाकों में जलन होती है, आँख व नाक में जलन होना, श्वसन संबंधित रोग हो जाते हैं, ये इसके दुष्प्रभाव हो जाएंगे। और इसकी अधिकता से अम्ल वर्षा होती है। देखिए अभी सल्फर के ऑक्साइड की बात कर रहे थे तो उसकी अधिकता से भी
अम्लीय वर्षा होती है, और इसकी अधिकता से भी क्या हो जाएगी, अम्लीय वर्षा हो जाएगी। जैसे कि दिया है HNO2, तो ये नाइट्रस अम्ल बनता है, HNO3 इससे नाइट्रिक अम्ल बनता है। ये भी क्या है, अम्लीय वर्षा के उदाहरण हो जाएंगे, इनसे अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम। अब है हाइड्रोजन तथा पॉलीसाइम्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें इसके स्रोत क्या हो जाएंगे, पेट्रोल के जलने पर हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, तथा डीजल के जलने पर पॉलीसाइम्लिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। देखिए थोड़ा सा स्रोत हमने इसके पढ़ लिए कि पेट्रोल के जलने पर हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, तथा डीजल के जलने पर पॉलीसाइम्लिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। ये हो जाएंगे हाइड्रोकार्बन और पॉलीसाइम्लिक हाइड्रोकार्बन के ऑक्साइड। ठीक है, हमने सल्फर के ऑक्साइड पढ़ लिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़ लिए, कार्बन के ऑक्साइड पढ़ लिए, और ये हो गए हमारे हाइड्रोकार्बन तथा पॉलीसाइम्लिक हाइड्रोजन के। अब हम पढ़ेंगे धातु धूम्र। इससे पहले इसके दुष्प्रभाव दिए हैं, किसके, हाइड्रोकार्बन वगैरह के दुष्प्रभाव। तो इसमें क्या है, लगातार चलने वाली हल्की खांसी होती है, आंखों व नाक में जलन होना, आलस होना, और इनकी अधिकता से कैंसर रोग भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा हमारा कि किसकी अधिकता से कैंसर रोग हो सकता है, कौन से पॉल्यूशन की वजह से। तो ये हो जाएगा हमारा वायु प्रदूषण में, कौन सा हो जाएगा वायु प्रदूषण में, हाइड्रोकार्बन या पॉलीसाइम्लिक के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम धातु धूम्र के बारे में। एक सेकेंड, यस, अब रहेगा हमारा धातु धूम्र। तो धातु धूम्र की हम बात करें तो इसमें हो जाता है He यानी मरकरी को बोलते हैं, Pd यानी लेड धातु। ठीक है, ये दोनों धातु हैं, He मरकरी, Pd यानी लेड। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कुछ धातुओं से निरंतर अदृश्य धुआं निकलता रहता है, जिसको धातु धूम्र कहते हैं। किसी ने अगर पारा देखा हो, मरकरी या पारा एक ही बात होती है, मरकरी को ही हम पारा बोलते हैं। ठीक है, तो किसी ने देखा हो तो इनमें से क्या है, इन धातुओं में से हमेशा क्या है, अदृश्य तरीके का एक धुआं सा निकलता रहता है, जिसको क्या कहते हैं, धातु धूम्र कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम कि पीढ़ी को पेट्रोल में ईंधन क्षमता बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। यानी जो पीढ़ी धातु है, यानी पीढ़ी यानी लेड धातु, इसको किस में मिलाया जाता है, पेट्रोल में। पेट्रोल में किसके लिए बनाया जाता है कि जिससे ईंधन की क्षमता अच्छी क्वालिटी की पेट्रोल बनती है जिससे, तो इसको पीढ़ी को किस में मिलाया जाता है, पेट्रोल में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा हमारा। इसके आगे हम बात कर लेते हैं इसके दुष्प्रभाव की। तो इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो जाएंगे हमारे लिए, तो दुष्प्रभाव हो जाएंगे यकृत, रक्त, मस्तिष्क, मांसपेशी आदि को प्रभावित होते हैं। किससे प्रभावित होते हैं ये, हम किसकी बात कर रहे थे, ठीक है, पीढ़ी धातु या फिर मरकरी धातु, इन सब चीज़ों की बात कर रहे थे। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा यकृत, रक्त, मस्तिष्क, मांसपेशी आदि प्रभावित होते हैं। आगे बात करेंगे हम, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि पीढ़ी को पेट्रोल में TEL यानी ट्राई एथाइलाइड के रूप में मिलाया जाता है। ये इसका सूत्र हो जाएगा ट्राई एथाइलाइड का, C2H5 3 है ये, और PB यानी, ठीक है, पीढ़ी धातु। तो ये ट्राई एथाइलाइड का सूत्र हो जाएगा। ये पेट्रोल को इस रूप में मिलाया जाता है, पीढ़ी धातु को। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। देखिए, तो इसमें बात की गई है कि पीढ़ी जो है ना, एंड नोकिंग एजेंट इंजन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, पीढ़ी किसके रूप में कार्य करता है, पेट्रोल में एंड नोकिंग एजेंट के रूप में इंजन में कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, जिसमें बात करेंगे हम पीढ़ी धातु के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिया है, एक सेकेंड, देखिए आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि मनुष्य में रक्त में 80% μg% पीढ़ी घातक होता है, क्योंकि इससे खून संक्रमित हो जाता है। देखिए पीढ़ी धातु है, इसको मापने के लिए हम μg का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है कि मनुष्य के रक्त में अगर 80 μg% अगर पीढ़ी धातु हो जाएगा तो वो घातक माना जाता है। इससे मनुष्य को क्या हो जाता है, खून संक्रमित हो जाता है। ठीक है, तो ये बात भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये फैक्ट। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। आपको एक फिगर दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये फिगर है कैटेलिक कन्वर्टर। कैटेलिक कन्वर्टर क्या होता है, अब आप लोगों को इसके बारे में समझना होगा। इसका फिगर दिख रहा है, इसको मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा दे रही हूँ। अब देखिए, जैसे कि यह क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह एक उपकरण है, इसका उपयोग वाहनों में प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। देखिए, हमें फिगर से बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि ये क्या है, तो अब हम समझ गए कि कैटेलिक कन्वर्टर क्या है। यह क्या है,
ये एक उपकरण है, यानी एक यंत्र है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग वाहनों में किया जाता है। किसके लिए? पॉल्यूशन को कम करने यानी प्रदूषण को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बारे में आगे पढ़ लेंगे। इस उपकरण में उत्प्रेरक के रूप में धातु प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। इस उपकरण में क्या किया जाता है कि उत्प्रेरक के रूप में पीडी धातु प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है, यानी जिसमें जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है वो पीडी धातु यानी प्लेटिनम होता है। ठीक है, प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। लेकिन आजकल पीटी धातु की जगह स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं? पीडी धातु, यानी अभी हमने बात की थी लेड धातु की, तो पीडी यानी लेड धातु। तो हम पीटी के स्थान पर, पीटी यानी प्लेटिनम के स्थान पर किसका प्रयोग कर रहे हैं आजकल? पीडी धातु का। किसके लिए? प्रदूषण को कम करने के लिए। किसमें? कन्वर्टर, कैटेलिक कन्वर्टर में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं। ये भी वायु प्रदूषण का ही एक भाग हो जाएगा। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा, ये भी वायु प्रदूषण का ही है। तो वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे फॉग या कोहरा। फॉग या कोहरा क्या होता है? देखिए, अक्सर आप लोगों ने सर्दियों में देखा होगा कि काफ़ी अंधेरा सा हो जाता है, धुआं धुआं सा दिखता है चारों तरफ, तो वो कोहरा होता है। सभी जानते हैं कोहरे को तो। लेकिन अब ये भी वायु प्रदूषण की तरह किस प्रकार काम करता है या ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो फॉग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, फॉग। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह एक प्राकृतिक क्रिया है। देखिए, ये हम बना नहीं सकते, ये खुद से प्राकृतिक क्रिया है, अपने आप होता है सर्दी की वजह से। तो देखिए, इससे क्या लिखा है इसमें? अर्थात यह प्रदूषण नहीं होता है, यह प्रदूषण नहीं होता है, ये क्या होता है? एक प्राकृतिक क्रिया है। तो इसका पॉल्यूशन से किस प्रकार संबंध है हम वो बता रहे थे। तो ठीक है, इसमें दिया है कि यह एक प्राकृतिक क्रिया है, इसका प्रदूषण, ये प्रदूषण नहीं होता है। अरे, यह पृथ्वी की सतह के नज़दीक वायु में निलंबित जल बूंदिकाओं अथवा बर्फ कणों का संकलन होता है। देखिए, इसके बारे में बताया गया है कि पृथ्वी की सतह के नज़दीक जो वायु में निलंबित जो जल होता है, जो जल बूंदिकाएँ होती हैं, सर्दी में क्या ओस की बूंदें पड़ी हुई आप लोगों ने देखी होंगी, तो या तो वो ओस की बूंदें होंगी, या ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो वो बर्फ़ के कण हो जाते हैं छोटे छोटे, उनका संकलन होता है, जो हवा में उड़ता हुआ दिखाई देती है, छोटी छोटी बूंदें सी, जो हमें क्या लगता है? धुआं या कोहरा जैसा लगता है। ठीक है, तो ये वही होता है। इसके लिए स्थानीय नमी का होना आवश्यक है, यानी जहाँ स्थानीय नमी होती है ना, वहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है। तो इसके लिए क्या? स्थानीय नमी का होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी वहाँ पर कोहरा बनता है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है, यानी इसमें दिखाई देते हैं, जो हम देखते हैं, जो भी वस्तु हम देखते हैं, तो वो हमें 1 किलोमीटर से कम दूरी पे ही दिखाई देती है, क्योंकि इसमें एकदम से अंधेरा हो जाता है तो देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसकी अदृश्यता कितनी हो जाएगी? दृश्यता 1 किलोमीटर से कम ही रहती है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम। नेक्स्ट रहेगा हमारा प्रकाश रासायनिक धूम। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आप लोगों को इसके बारे में पता करना है कि प्रकाश रासायनिक धूम क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह एक प्रकार का क्या है? वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का ही एक भाग है यह क्या? प्रकाश रासायनिक धूम। यह आधुनिक औद्योगिकरण की एक प्रमुख समस्या है। किसकी समस्या है? यह आधुनिक औद्योगिकरण की एक प्रमुख समस्या है। प्रकाश रासायनिक धूम में निम्न रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बात की जा रही है कि प्रकाश रासायनिक धूम क्या है? एक वायु प्रदूषण का प्रकार है, और यह आधुनिक जो औद्योगिकरण है उनकी एक प्रमुख समस्या है प्रकाश रासायनिक धूम। ठीक है, आप इस पर इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है इस लाइन पे कि प्रकाश रासायनिक धूम में निम्न रासायनिक पदार्थ होते हैं। कौन कौन से रासायनिक पदार्थ होते हैं ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रकाश रासायनिक धूम में कौन कौन से हानिकारक पदार्थ होते हैं। यानी रासायनिक पदार्थ की बात करें हम तो सबसे पहले होगा हमारा एल्डिहाइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, परऑक्सीनाइट्रेट और फ्रियोन्स इत्यादि। यानी ये चार आपको ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, परऑक्सीनाइट्रेट और फ्रियोन्स, तो ये सब क्या है? प्रकाश रासायनिक धूम में रासायनिक पदार्थ होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे इसके दुष्प्रभाव के बारे में बात करेंगे। देखिए, तो इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे? इसके दुष्प्रभाव, किसके दुष्प्रभाव? प्रकाश रासायनिक धूम के। ये भी वायु प्रदूषण का प्रकार था, तो इसके दुष्प्रभाव हो जाएंगे हमारे कि आँख व नाक में जलन होना, आँखों व नाक में जलन होना। क्योंकि जो लोग जो नॉर्मल लोग हैं वो अपने घर में रह रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग वर्कर वगैरह हैं फैक्ट्री में निरंतर मतलब इन गैसों के पास या इन जो भी रासायनिक पदार्थ हैं इनसे उनका डेली का आमना सामना होना है, काफ़ी टाइम तक उनके साथ उनमें रहते हैं उसी काम में, तो वो क्या है उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो हर टाइम वही उनकी पॉल्यूशन से उनके नाक वाक सांस में जा रहा है, तो वो उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, आँख में व नाक में जलन होना। ठीक है, श्वसन संबंधित रोग होना जैसे खांसी, अस्थमा, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होगी तो खांसी, अस्थमा ये रोग तो नॉर्मली हो ही जाएंगे, एम्फाइसेमा, ब्रोंकाइटिस इत्यादि। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके दुष्प्रभाव। किसके हो जाएंगे? प्रकाश रासायनिक धूम के।
आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, एसपीएम। अब ये एसपीएम क्या है, हम एसपीएम के बारे में पढ़ेंगे। इसका पूरा नाम है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये है क्या चीज़। तो इसके बारे में दिया हुआ है कि यह एक प्रकार का वायु प्रदूषण है, ये भी एक वायु प्रदूषण का प्रकार हो जाएगा। तो इसमें क्या बात की जा रही है कि वायु में जो निलंबित 10 म्यू के छोटे कणों को एसपीएम कहते हैं, यानी जो वायु में छोटे छोटे कण होते हैं और जिनका आकार कितना होता है 10 म्यू से भी छोटे होते हैं, जो 10 म्यू से भी छोटे होते हैं उन्हें एसपीएम कहते हैं, यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। इनका निर्माण प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी, धूल का तूफान आदि से होता है। यानी इनका निर्माण किससे होता है, प्राकृतिक जितने भी स्रोत हैं, जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, ये धूल का जो तूफान आता है उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं जिनका आयतन कितना होता है 10 म्यू से भी कम होता है, तो उनको क्या बोलते हैं, एसपीएम में सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। ठीक है, अब आगे हम इसकी बात करें कि आकार छोटा होने की वजह से ये कण लंबे समय तक वायु में निलंबित रहते हैं। बहुत इनका आकार छोटा होता है, 10 म्यू की बात की जा रही तो बहुत कम होता है म्यू का आकार, तो 10 म्यू बहुत छोटा हो जाएगा। तो इनका आकार छोटा होने के कारण ये क्या है, लंबे समय तक वायु में निलंबित बने रहते हैं, जिसके कारण श्वसन संबंधित रोग हो जाते हैं। यानी जब हम सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से ये हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं, जैसे कि इनके माध्यम से फिर हमें बीमारियां हो जाती हैं काफ़ी, जैसे कि कफ हो गया, अस्थमा हो गया, एम्फाइसेमा या ब्रोंकाइटिस इत्यादि इसके द्वारा क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। आगे बात करेंगे हम। अब देखिए हमारा वायु प्रदूषण का पूरा फिनिश हो गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रदूषण कौन सा हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण की बात करेंगे। चलिए अब हम ध्वनि प्रदूषण की बात करेंगे। अब क्लियर दिख रहा है। ध्वनि प्रदूषण क्या है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्वनि के संचरण के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आगे बात करेंगे कि ध्वनि के संचरण के लिए साइकिल्स की आवश्यकता होती है। साइकिल यानी एक सरल समझ लीजिए आप कि एक साइकिल यानी गोल एक तरह का चक्कर, जो साइकिल जो चलता रहता है इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे एक साइकिल की ज़रूरत होती है। किसके लिए, ध्वनि के संचरण के लिए, ध्वनि को फैलने के लिए, जिसको ध्वनि आवृत्ति कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, जिसको एक साइकिल की आवश्यकता होती है, जिसको क्या कहते हैं, ध्वनि आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ध्वनि आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाता है, हर्ट्ज। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ध्वनि की जो आवृत्ति का मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ध्वनि का मात्रक बताया गया है सिर्फ यहाँ ध्वनि आवृत्ति का। ठीक है, ध्वनि आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, हर्ट्ज। लेकिन आगे बात की गई है कि हर्ट्ज ध्वनि आवृत्ति का संबंध ध्वनि प्रदूषण से नहीं होता। ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण का मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डेसिबल। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं केवल ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। इसके आगे बात की गई है हर्ट्ज ध्वनि आवृत्ति का संबंध ध्वनि प्रदूषण से नहीं होता। आगे बात करें, मनुष्य में 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। मनुष्य क्या करता है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। कौन सुन सकता है, मनुष्य। कितने से कितने तक की, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट है हमारा कि डॉग जो होते हैं यानी कुत्ते होते हैं वो 60,000 हर्ट्ज की ध्वनि को तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। यानी मनुष्य केवल 20,000 तक हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकते हैं, और कुत्ते जो होते हैं यानी डॉग्स की बात करें तो वो कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं, 60,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को आसानी से सुन सकते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट है कि चमगादड़, ये है 1.5 लाख, 1,50,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकती है। यानी जो चमगादड़ होता है वो कितने की ध्वनि को सुन सकता है, तो वो 1.5 लाख हर्ट्ज तक की ध्वनि को आसानी से सुन सकता है। यानी उनकी सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट फैक्टर दिया है कि ध्वनि तीव्रता की इकाई को डेसिबल कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया कि ध्वनि की जो आवृत्ति की जो इकाई थी वो क्या हो जाएगा, मात्रक हमने अभी क्या पढ़ा था, वो था हर्ट्ज। ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण की बात करें, ध्वनि तीव्रता की इकाई की बात करें तो ये हमारा क्या था, डेसिबल। और हम ऊपर बात कर रहे थे वो क्या था हमारा, हर्ट्ज। ध्वनि आवृत्ति की बात थी, और यहाँ ध्वनि तीव्रता की इकाई की बात है तो डेसिबल कहेंगे। अब इस डेसिबल का संबंध ध्वनि प्रदूषण से होता है। देखिए उसमें क्या लिखा था, जो हर्ट्ज था उसका संबंध ध्वनि प्रदूषण से नहीं होता, लेकिन डेसिबल का संबंध किससे होता है, ध्वनि प्रदूषण से होता है। तो बस यही चीज़ ध्यान रखनी है कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि ध्वनि प्रदूषण का मापक क्या होगा या मात्रक क्या होगा, तो डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, और ध्वनि आवृत्ति का मात्रक पूछा जाए तो हमारा हर्ट्ज रहेगा। नेक्स्ट है कि 80 डेसिबल ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण शुरू हो जाता है। 80 डेसिबल की जो ध्वनि होती है, 80 डेसिबल से ऊपर जो ध्वनि बढ़ती जाती है तो उससे क्या ध्वनि प्रदूषण शुरू हो जाता है। मनुष्य में ध्वनि को सैनिक की ऊपरी सीमा 120 डेसिबल होती है। मनुष्य में जो डेसिबल में बात की जा रही है, अभी हमने हर्ट्ज में बात करी, हम डेसिबल में बात करेंगे कि मनुष्यों में जो ध्वनि को सहने की जो शक्ति होती है, जो ऊपरी सीमा आप बात करें,
चलिए, तो नेक्स्ट लाइन हमारी रहेगी कि 140 डेसिबल ध्वनि पे क्या होने लगती है, त्वचा में जलने की संवेदना होने लगती है। ठीक है, तथा त्वचा में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। अब हम बात करें कि हमने अभी बात की थी कि 120 डेसिबल पे क्या सुनने की क्षमता लास्ट होती है मनुष्य की, और 140 डेसिबल पे क्या ध्वनि से क्या होने लगता है, त्वचा में जलने की संवेदना यानी त्वचा जलने लगती है। ठीक है, और दर्द होने लगता है। अब हम बात करें जेड वायुयान की, तो जेड वायुयान से 30 फीट की दूरी पर ध्वनि का स्तर 150 डेसिबल होता है। कितना होता है, 150 डेसिबल। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। आगे बात करते हैं कि 200 डेसिबल की ध्वनि पे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। 200 डेसिबल की ध्वनि पे क्या हो जाता है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। सामान्य बातचीत में ध्वनि का स्तर 60 डेसिबल का होता है। भारतीय घरों में औसत ध्वनि का स्तर 40 डेसिबल का होता है, और एक शांत ऑफिस में ध्वनि का स्तर 10 डेसिबल तक हो सकता है, 30 डेसिबल तक। ठीक है, और फुसफुसाहट के समय ध्वनि का स्तर कितना होता है, 20 डेसिबल का। अब हम इसके दुष्प्रभाव की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक सेकेंड ज़रा सा, चलिए। तो नेक्स्ट, अब इसके दुष्प्रभाव मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्या दुष्प्रभाव हैं ध्वनि प्रदूषण के। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण को क्या साइलेंट किलर कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा कट हो रहा है, साइलेंट किलर कहते हैं किसको, ध्वनि प्रदूषण को। इसके दुष्प्रभाव निम्न है। क्या हो जाता है इससे, तनाव, चिड़चिड़ापन तथा बेचैनी, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप तथा हृदयघात यानी हार्ट अटैक, सुनना धीरे धीरे कम हो जाता है। ये इसके दुष्प्रभाव हो जाएंगे, इसके हमारे हो जाएंगे ध्वनि प्रदूषण के। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर के बारे में बात की जा रही है कि ग्रीन मफलर है क्या। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ग्रीन मफलर क्या है। इसका संबंध ध्वनि प्रदूषण से होता है। उच्च मार्गों तथा कारखानों के चारों तरफ लगने वाले वृक्षों की अनेक कतारों को ग्रीन मफलर कहते हैं। यानी वायु प्रदूषण से इसका ध्वनि प्रदूषण से इसका संबंध इसीलिए होता है क्योंकि जितने भी कारखाने वगैरह होते हैं या बड़ी बड़ी जो हाईवे होते हैं उनके किनारे से पेड़ लगाए जाते हैं, क्योंकि जो बड़े हाईवे वगैरह होते हैं उनसे जो निकलते हैं वाहन वगैरह, उनसे ट्रक वगैरह, तो उनकी जो ध्वनि है वो आसपास के एरिया में जो गाँव वगैरह हैं या फिर जो घर बने हुए हैं उन तक ना पहुँचे, जिससे ध्वनि का पॉल्यूशन ना हो, या कारखानों से निकलने वाली आवाज़ जो वगैरह होती है उनसे ध्वनि प्रदूषण ना फैले। इसके लिए वो पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे वो ध्वनि को क्या वहीं की वहीं अवशोषित करते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, ग्रीन मफलर हो गया हमारा ग्रीन मफलर के बारे में। अब आ गया हमारा जल प्रदूषण। अब हम जल प्रदूषण की बात कर लेते हैं। तो चलिए, जल प्रदूषण की बात करेंगे तो आशुद्ध जल केवल H2O होता है, इसलिए यह जल पीने के योग्य नहीं होता। देखिए, अशुद्ध जल की बात की जा रही है। अशुद्ध जल कैसा होता है, H2O होता है, इसलिए यह जल पीने योग्य नहीं होता। प्राकृतिक जल में कुछ मात्रा में घुलनशील लवणें पाई जाती हैं। यानी प्राकृतिक जो जल है जैसे कुआं का, नलकूप का, तो इसमें क्या कुछ मात्रा में घुलनशील लवण पाए जाते हैं जो कि हमारे पीने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। अब इनकी बात की जाए, लेकिन अगर यही घने लवण अगर हमारे जल में इनकी मात्रा बढ़ जाए या फिर कोई हानिकारक पदार्थ इस जल में आकर मिल जाते हैं, तो इससे हमारा क्या जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो ये जल प्रदूषण की श्रेणी में आता है। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात कर लेंगे हम कि प्रमुख जल प्रदूषण कारक कौन कौन से हैं, जिनकी बात हम कर रहे थे कि किनसे जल प्रदूषण हो जाता है। तो वो कारक कौन कौन से हैं कि जिनसे जल प्रदूषण हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा रासायनिक खाद्य उर्वरक। ठीक है, रासायनिक खाद्य उर्वरक है पहला हो जाएगा हमारा कारण। तो देखिए, इसमें क्या लिखा है कि इसके प्रदूषण से मनुष्य तथा प्राणियों के शरीर में किसकी नाइट्रोजन तत्वों की अधिकता हो जाती है। जितने भी नाइट्रोजन तत्व हैं उनकी क्या हो जाती है, अधिकता। किससे हो जाती है, रासायनिक खाद्य उर्वरक से, जिससे क्या हो जाता है, नाइट्रोजन पॉइजनिंग यानी नाइट्रोजन विषाक्तता हो जाती है। यानी जितने भी नाइट्रोजन पदार्थ हैं, यानी रासायनिक खाद वगैरह जो खेतों में डाले जाते हैं, वो क्या है, पानी के माध्यम से, जब खेतों में पानी दिया जाता है, पानी के माध्यम से मिट्टी में यानी ज़मीन में सोखते हुए ज़मीन में काफ़ी गहराई तक चले जाते हैं, जिससे जो ज़मीन के अंदर का जो जल होता है वो क्या है, पॉल्यूट हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन तत्वों की अधिकता हो जाती है। फिर वही जल जब हम हैंडपम्प वगैरह या कुआं से हम निकालते हैं या ट्यूबवेल वगैरह से निकालते हैं, तो उसमें क्या नाइट्रोजन तत्वों की अधिकता पाई जाती है, तो जिससे क्या नाइट्रोजन पॉइजनिंग हो जाती है, नाइट्रोजन विषाक्तता। यह एक जल प्रदूषण का प्रमुख कारक माना जाएगा रासायनिक खाद्य उर्वरक। ठीक है, और इसके कारण एक मैंने इम्पोर्टेंट लाइन दी है कि इस रोग के कारण क्या हो जाता है, इससे मिथेनोग्लोबिनेमिया रोग हो जाता है। किसके कारण हो जाता है, ये रासायनिक खाद्य उर्वरक के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पीड़कनाशी मलजल। तो सभी जानते होंगे पीड़कनाशी मलजल वगैरह यानी पानी को गंदा करना, शौच इत्यादि करना, कपड़े वगैरह धोना, तो ये सभी को छोटी मोटी चीज़ें पता होंगी कि जल प्रदूषण हो जाता है। अब हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे कि जो आप लोगों को पता नहीं है। अब हम बात करेंगे औद्योगिक गंदगी के बारे में।
औद्योगिक गंदगी क्या होती है? अनेक प्रकार के कारखानों तथा नदियों को तथा दूसरे जलाशयों को किसके पास लगाया जाता है? जो अनेक प्रकार के कारखाने हैं तो उनको नदियाँ या जो भी जलाशय हैं उनके पास में लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, जो इन कारखानों से निकलने वाले जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं उनको बिना उपचारित के क्या सीधे जल में छोड़ देते हैं, जो कि जल को क्या कर देते हैं? प्रदूषित कर देते हैं। उनको बिना कोई उपचार किए हुए जो भी निकलती हैं उनमें से धातुएं, जो कचरा, उनको क्या जल में सीधे डाल देते हैं, जिससे जल पॉल्यूशन हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जिनसे क्या जल प्रदूषण हो जाता है, या इनको जल में सीधे छोड़ देने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो पहली धातु हो जाएगी हमारी सीडी कैडमियम धातु। इसके प्रदूषण से क्या हो जाता है? आउच आउच इटाई इटाई रोग हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है और क्वेश्चन पे टिक लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिए कि इसके प्रदूषण से, कैडमियम धातु के प्रदूषण से कौन सा रोग हो जाता है? आउच आउच और इटाई इटाई रोग हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार कह रही हूँ, ठीक है। कैडमियम धातु के प्रयोग से कौन सा हो जाता है? आउच आउच इटाई इटाई रोग। हम रोग के लक्षणों के बारे में बात करेंगे तो इससे क्या हड्डियां मुलायम हो जाती हैं और एनीमिया रोग हो जाता है, रीढ़ की हड्डी तथा पैरों में दर्द होने लगता है, ये इसके रोग के लक्षण हैं, ठीक है। वृक्क तथा किडनी काम करना बंद कर देते हैं, जिससे अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मरकरी के बारे में, यानी Hg धातु जो मरकरी होती है उसके बारे में। शरीर में पारा की अधिकता से मिनीमाटर रोग हो जाता है। Hg यानी मरकरी भी बोलते हैं इसको, पारा भी बोलते हैं, एक ही बात है। आप मरकरी कहें, पारा कहें, Hg कहें, एक ही बात है। अब शरीर में पारा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? मिनीमाटर रोग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा आप लोग काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो क्या रोग हो जाता है इससे? मिनीमाटर रोग हो जाता है। किससे? पारा की अधिकता से। तो इस रोग को सर्वप्रथम जापान में देखा गया था। कहाँ पर देखा गया था इस रोग को? मिनीमाटर रोग को सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था? जापान में। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस रोग में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कौन से? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है ये रोग। कौन सा? मिनीमाटर रोग, जो कि पारा या मरकरी से संबंधित है। इसमें और क्या होता है? मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, हाथ पैरों का सुन्न हो जाना, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, और सुनना व देखना, बोलना तीनों धीरे धीरे कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा धातुएं हो गई, मरकरी, लेड वगैरह, इनके बारे में हमने बात कर ली। अब हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं हम। इसमें आगे दिया है भोपाल गैस त्रासदी। तो हम भोपाल गैस त्रासदी की और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यह त्रासदी कब हुई थी? भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। क्या हुआ था वहाँ पर? क्या एक फैक्ट्री थी, केमिकल फैक्ट्री थी, तो उसमें क्या हुआ? यूनियन कार्बाइड, फैक्ट्री का नाम दिया हुआ है इसमें यूनियन कार्बाइड लिमिटेड इंडिया, जो भोपाल में है। इसमें से क्या हुआ था? इसमें से MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हो गई थी, यानी लीक हो गई थी गैस। कौन सी गैस? MIC। इसमें बस दो ही चीज़ याद रखनी है। ये तो एक कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। और कौन सी कंपनी थी, वो सॉरी फैक्ट्री थी, उसका नाम हो जाएगा यूनियन कार्बाइड लिमिटेड इंडिया। और कहाँ पे? भोपाल में। और MIC, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से कोई भी जान जाएगा कि भोपाल में। MIC का फुल फॉर्म हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि कौन सी गैस लीक हुई थी यहाँ पर। तो गैस लीक हुई थी वो MIC या मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था? श्वसन क्रिया अवरुद्ध होने लगी तथा लाखों मौतें हुई थी, यानी लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, और कई लोगों की मौत हो गई थी। कई लाख लोग इसमें मरे थे, तो इसीलिए लाखों मौतें हुई थी। इस कारण इससे अनेक मनुष्यों में मानसिक असंतुलन पैदा हो गया था इस रोग के कारण, सॉरी इस त्रासदी के कारण। तो चलिए, अब हमने ये प्रदूषण के बारे में पूरा टॉपिक पढ़ लिया है। अब हम थोड़े से क्विज लगा लेते हैं, कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए, तो हम क्विज शुरू करेंगे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। इसमें हमने जो टॉपिक पढ़ा है उससे अब रिलेटेड हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी का पॉल्यूशन किससे लिया गया है? जो पॉल्यूशन शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो आपके ऑप्शन है ग्रीक से, लैटिन से, पेरिशन से, गुजराती से। सॉरी, ये पेरिस लिखना था, पेरिशन लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, पेरिस, सॉरी। तो इसमें राइट हो जाएगा हमारा लैटिन भाषा से लिया गया है। पॉल्यूशन शब्द है जो वो किससे लिया गया है? एक सेकंड में लिख के बता दे रही हूँ। पॉल्यूशन शब्द लिया गया हमारे लैटिन भाषा से, ठीक है, लैटिन। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए, इसमें इसका एक सेकेंड, देखिए इसमें व्याख्या भी दी गई है कि अंग्रेजी का जो लैटिन शब्द है इसका अर्थ होता है गंदा करना, ठीक है। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण यानी गंदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण में उपस्थित कितने संगठक हैं? पर्यावरण में कितने संगठक उपस्थित हैं? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे
सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 4, यानी मैंने ऑप्शन नहीं दिए 2, 3, 4 या 6। तो पर्यावरण में कितने उपस्थित संघटक हो जाएंगे 4। कौन कौन से संघटक उपस्थित हैं, तो देखिए नीचे व्याख्या में दिया है कि पर्यावरण में उपस्थित 4 संघटकों का वर्णन किया गया है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे हम। नेक्स्ट रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पर्यावरण में एक या एक से अधिक घटकों की मात्रा अनावश्यक रूप से बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। जब पर्यावरण में एक या एक से अधिक घटकों की मात्रा अनावश्यक रूप से बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसे क्या कहेंगे। तो आपके ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, दोनों या प्रदूषण। तो देखिए इस पर टिक लगा हुआ है कि प्रदूषण कहेंगे जब भी कोई पर्यावरण या वातावरण में कोई घटक अधिक मात्रा में आ जाता है या कम मात्रा में हो जाता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक रूप से जिसकी जब ज़रूरत नहीं है तब हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये कोई नहीं। तो देखिए वायुमंडल में जो गैसें हैं उनकी प्राकृतिक मात्रा दी हुई है, जैसे कि नाइट्रोजन 78% है, यानी जैसे कि मैंने अभी पढ़ाया था, आप लोगों को अभी बताया था। ऑक्सीजन 21 हो जाएगी, ऐसे CO2 ऐसे मैंने अभी बताया था आपको वीडियो में। तो परसेंट में है ये। अब इनकी एक निश्चित मात्रा है, तो इसके मात्रा में जो परिवर्तन हो जाते हैं अवांछनीय रूप से, तो उसको क्या कहेंगे, तो वो कहलाएगा हमारा वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन। एक ही बात है, एयर पॉल्यूशन कहें या वायु प्रदूषण, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वायु प्रदूषण के कितने स्रोत हैं। वायु प्रदूषण के कितने स्रोत हैं, 2, 3, 5 या 1। तो देखिए वायु प्रदूषण के कितने स्रोत हैं, 2 स्रोत हैं। वायु प्रदूषण के कौन कौन से हो जाएंगे वायु प्रदूषण के, तो नेचुरल रिसोर्स और मानवीय स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि निम्न में से प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, ज्वालामुखी से उत्पन्न प्रदूषण, शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, दोनों, ये कोई नहीं। तो प्राकृतिक रूप से जो स्रोत होगा प्रदूषण का वो हो जाएगा ज्वालामुखी से, यानी जिसको हम अपने आप हम नहीं कर रहे हैं, जो अपने आप हो रहा है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा प्राकृतिक स्रोत यानी ज्वालामुखी से उत्पन्न प्रदूषण, यानी ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट है ज्वालामुखी से उत्पन्न प्रदूषण है। ज्वालामुखी से कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होता है, तो आपके ऑप्शन रहे धूल, कण, हवा, पत्थर या उपरोक्त सभी। तो देखिए ज्वालामुखी से सभी को पता होगा, ज्वालामुखी से क्या कण निकलते हैं धूल के, तो ज्वालामुखी में क्या हो जाएगा, धूल के कण, यानी ए ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। से उत्पन्न कौन सा प्रदूषण हो जाएगा, धूल कण या धुआं कह सकते हैं, राख कह सकते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जो निकलते हैं, आग का ज्वालामुखी होता है जिसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा जीवाणु विषाणु किस में है। जीवाणु विषाणु किस में है, तो आपके ऑप्शन रहेंगे पृथ्वी की उपस्थिति में, आकाशीय पिंड में, ज्वालामुखी से उत्पन्न प्रदूषण में, या कोई नहीं। तो देखिए जीवाणु विषाणु किस में हो जाएंगे, पृथ्वी की उपस्थिति में है। जीवाणु विषाणु कब बका दी, किस में हो जाएंगे, जीवाणु की उपस्थिति में, तो इसमें भी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक सेकेंड, हाँ, तीव्र औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो आपके ऑप्शन है मानवीय स्रोतों के कारण, राजनीतिक स्रोतों के कारण, दोनों, या कोई नहीं। तो देखिए व्याख्या में दिया है कि तीव्र औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जो प्रदूषण के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, ये मानवीय स्रोत है। ये तीव्र लिख गया है, ये तीव्र है, सॉरी मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में। ठीक है, तो तीव्र औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है किसके कारण, मानवीय स्रोतों के कारण, यानी ए ऑप्शन इसमें भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण कितने प्रकार से प्रसारित हो रहे हैं। वायु प्रदूषण कितने प्रकार से प्रसारित हो रहे हैं, तो ऑप्शन है 1, 3, 4, 2। तो वायु प्रदूषण 2 प्रकार से प्रसारित हो रहे हैं, तो यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आगे कि निम्न में से वायु प्रदूषण के कारण कौन से हैं। वायु प्रदूषण के कारण कौन से हैं निम्न में से, तो गैसेस एयर पॉल्यूशन, बढ़ती वायु प्रदूषण, दोनों, या कोई नहीं। तो निम्न में से वायु प्रदूषण के कारण कौन से हो जाएंगे, दोनों ही हो जाएंगे। सॉरी ये गलती लिख गया, कड़की है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण में कण भी होते हैं, गैस वगैरह भी होती हैं, तो ये दोनों ही हो जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन का दहन कौन सी गैस के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन है CO2, CO, NO2, CFC। बताएं जल्दी से कि ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन का दहन कौन सी गैस के कारण होता है। तो देखिए कौन सी गैस के कारण हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो ये ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
CO2 का क्या प्रभाव पड़ता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृथ्वी के ताप में वृद्धि, हरित गृह प्रभाव, ये दोनों, ये कोई नहीं। तो देखिए CO2 का प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी के ताप में वृद्धि भी होती है और हरित गृह प्रभाव भी होता है, यानी दोनों हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन का pH कम होना ये कौन सी गैस के कारण है। तो अभी हमने अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो SO2 के कारण होती है। तो जिससे क्या हो जाता है, जल का pH मान कम हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, B SO2, जैसा कि आपको ऑप्शन पे दिख रहा है स्क्रीन पे। तो B ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपशिष्ट पदार्थ कूड़ा करकट के सड़ने से क्या प्रभाव पड़ता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं कूड़ा करकट, इनके सड़ने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे तापमान में वृद्धि, श्वास रोग, दोनों, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, तापमान में वृद्धि होती है किससे, कूड़ा करकट आदि सड़ जाता है, इसे अपशिष्ट पदार्थ, इनसे क्या तापमान में वृद्धि होती है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कणकीय पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। कणकीय पदार्थ हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, या कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा 3। देखिए पहले से टिके हुए हैं क्वेश्चन मैंने, तो आप लोगों को व्याख्या से समझा रही हूँ। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, कोई बात नहीं। कणकीय पदार्थों कितने भागों में बांटा जाएगा, 3 में। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन, सॉरी सी लिख गया है यहाँ पर, बा है ये, तो बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से धात्विक पदार्थ कौन से हैं। धात्विक पदार्थ कौन से हैं, सीसा, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सभी। तो देखिए धात्विक पदार्थ हमारे हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे, सीसा, एल्यूमिनियम, तांबा सभी हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से अधात्विक पदार्थ कौन से हैं। अभी धात्विक पदार्थ की बात की जा रही थी, अब अधात्विक पदार्थ की बात की जा रही है। तो आपके ऑप्शन है सिरेमिक्स, एल्यूमिनियम, फेरियम, जस्ता। तो देखिए एल्यूमिनियम, फेरियम, जस्ता ये हमारे धात्विक पदार्थ हैं। सिरेमिक्स हमारा क्या हो जाएगा, अधात्विक पदार्थ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये गलत है, आप इसको ना देखें। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण कानून कब पास किया। केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण कानून पास कब किया। तो आपके ऑप्शन है 1981 में, 1991 में, 1954 में, 1992 में। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 1981 में, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए व्याख्या हम दिया है कि केंद्र सरकार ने 1981 में वायु प्रदूषण निवारण कानून जो है पास किया। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ये क्विज भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो इसी प्रकार मैं और टॉपिकों पे भी वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।